हेलो फ्रेंड्स, आप हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। ये हमारे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलो इसको पढ़ते हैं। देखो, मैंने इस पे एक ब्लॉक को रखा है मास एम का, जिसका ज़मीन के साथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो अभी तो ये रेस्ट पर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो ये रेस्ट पर है। ठीक है, अब रेस्ट पे अब मैंने क्या कि इसको ज़मीन को थोड़ा इस तरफ रोटेट कर दिया, एंगल अल्फ़ा से मैंने रोटेट किया इसको। अब ये देखो, एम पे नीचे एम जी लग रहा है, इसका हम कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं। देखो इधर क्या होगा, देखो इधर जो होगा ये अल्फ़ा है, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा हुआ, तो ये अल्फ़ा हुआ, तो ये एम जी है, तो ये एम जी कॉस अल्फ़ा हुआ, तो इसकी वजह से ये एम जी साइन अल्फ़ा होगा। यानी कि इंक्लाइन के अलॉन्ग इस पे एम जी साइन अल्फ़ा फोर्स लग रहा है, और इस पे अब देखो, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एम जी कॉस अल्फ़ा लग रहा है। अब इंक्लाइन पे तो वो रिस्ट परपेंडिकुलर में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो नॉर्मल बैलेंस कर रहा है इधर एम जी कॉस अल्फ़ा को, तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी कॉस अल्फ़ा। नॉर्मल के लिए गया फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो म्यू एम जी कॉस अल्फ़ा होगी। अब अभी ये स्लाइड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो अल्फ़ा पे डिपेंड करेगा। देखो जैसे जैसे हम अल्फ़ा को बढ़ा रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो रही है, और जो इंक्लाइन के अलॉन्ग जो फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है उसकी वैल्यू कम बढ़ रही है, क्योंकि एंगल बढ़ने से उसका साइन फंक्शन बढ़ता है, कॉस फंक्शन कम होता है। ये बेसिक बात है। इसलिए एम जी साइन अल्फ़ा बढ़ रहा है, फ्रिक्शन कम हो रहा है। इसलिए देखो, अब मैं एक बात बता रहा हूँ। देखो इंक्लाइन है, अभी मान लेते हैं स्लाइड नहीं कर रहा है, ये बीटा एंगल है और अभी स्लाइड नहीं कर रहा है, सामने माना है, तो इधर एम जी साइन थीटा है और उसको ही फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा हो, तो फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी साइन थीटा हुई, और ये लेस देन या फिर इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। अभी हम लेस देन मान लेते हैं, क्योंकि जब इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ना, तभी जो एंगल आएगा वही एंगल ऑफ रिपोज होता है। देखो वो कैसे, देखो अभी ये एम जी साइन थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी एम जी साइन थीटा ही होगी। अब देखो जैसे जैसे ये थीटा नहीं बीटा है, मतलब अब जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी और ये एम जी साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो उसका मतलब एक ऐसा एंगल आएगा, एंगल थीटा ऐसा आएगा जिस वक्त जो म्यू एम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। यानी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ही एम जी साइन थीटा हो जाएगा। उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगा तब वो जो कंडीशन होगी वो ऑलमोस्ट जस्ट स्लाइडिंग की होगी, क्योंकि फ्रिक्शन जस्ट एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर पा रहा है, क्योंकि म्यू एम जी जो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वही एम जी को बैलेंस कर पा रहा है। यानी कि उसके थोड़ा सा भी एंगल उसके बाद बढ़ाएगी तो जो एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो डोमिनेट कर जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन पे, तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और ये स्लाइडिंग चालू हो जाएगी। तो वो जस्ट स्लाइडिंग वाली कंडीशन जो है वो थीटा पे आती है, ऐसा मानते हैं। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वही एम जी साइन थीटा को बैलेंस करवा रहा है, यानी कि म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा। अब एम जी तो कैंसिल हो गया, यानी कि अब कॉस थीटा को उस तरफ ले जाओ तो टेन थीटा बराबर म्यू, यानी कि थीटा जो आएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ म्यू। देखो इसकी वैल्यू तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जैसी आ रही, लेकिन असल में डेफिनेशन तो अलग है, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, वो बात अलग है। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स ऑफ म्यू। इस एंगल के बाद से स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, इस एंगल के बाद से स्लाइडिंग शुरू होगी। तो ये एंगल पे जस्ट स्लाइडिंग वाली कंडीशन होगी, स्लाइड नहीं कर रहा है, नॉट स्लाइडिंग पर स्लाइट इंक्रीज इन थीटा में स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखो, अब हम कुछ एनालिसिस करते हैं। हम अलग अलग देखो, हम ऐसे थीटा है, हम थीटा को लॉ कैसा रखा है। अब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो फ्रिक्शन थीटा नहीं, इसको हम कुछ गामा नाम दे दो, गामा है, गामा लेस देन थीटा है, अभी नहीं छोड़ा, ऐसा भी नहीं देना। अब हमें पूछा है कि
ये जैसे जैसे हम गामा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे जो ये इधर का एम जी साइन थीटा का कंपोनेंट है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो बढ़ेगा। एम जी साइन गामा एम जी पैरेलल, मैं इसको एम जी पैरेलल टू इंक्लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो बढ़ेगा, यानी कि इस तरफ उसको खींचने वाला फोर्स बढ़ेगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन की हम बात करेंगे तो वो क्या, वो घटेगा। देखो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एम जी कॉस थीटा। तो अब थीटा कॉस गामा, गामा बढ़ेगा, फ्रिक्शन घटेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा। जब एंगल ऑफ रिपोज के आने से पहले फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी साइन थीटा होगी, और जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, गामा बढ़ रहा है, वैसे वैसे एम जी साइन गामा भी बढ़ रहा है, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। गामा बढ़ेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। कब तक, जब गामा लेस देन थीटा हो। थीटा जब एंगल ऑफ रिपोज तक, टिल एंगल ऑफ रिपोज, जैसे हम एंगल बढ़ा है तो एंगल ऑफ रिपोज के आने से पहले फ्रिक्शन will increase with increment in गामा। बहुत ध्यान, सबको इसमें ही कंफ्यूजन आता रहता है। जिनके कंसेप्ट क्लियर हो उनको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आएगा। जब तक एंगल ऑफ रिपोज बढ़ा रहे और जब तक एंगल ऑफ रिपोज नहीं आ रहा है, जब हम एंगल बढ़ा रहे और एंगल ऑफ रिपोज नहीं आया, तब तक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती रहेगी। और आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज, आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज देखो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू के एम जी कॉस थीटा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। और अब कॉस गामा, थीटा नहीं गामा, अब गामा देखो, गामा बढ़ेगा तो कॉस गामा तो घटेगा, कॉस गामा डिक्रीजेस, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू अब डिक्रीज होगी। आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज देखो, इफ गामा ग्रेटर देन थीटा देन फ्रिक्शन विल डिक्रीज with डिक्रीमेंट इन एंगल, नहीं डिक्रीमेंट क्या, सॉरी इंक्रीमेंट इन गामा। ये इम्पोर्टेंट सा नोट है, इनको लिख लेना। तो चलो यहाँ एनालिसिस हमारी ख़त्म होती है। अब हम एक छोटा सा मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराता हूँ, इसके बाद हम यह लेक्चर को बंद करेंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। देखो हमने इस ब्लॉक को इधर ऐसा रखा है और रस्सी से बांधा है। एंगल थीटा बराबर 30 डिग्री है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया गया है 3/4। रुको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 3/4 है। तो हमें बताना है ये थीटा, तो अब हमें बताना है कि क्या टेंशन की क्या वैल्यू होगी। फाइंड टेंशन इन रो, फाइंड टेंशन। तो इसमें समझना एक चीज़ है फ्रिक्शन की। देखो कोई लोग ऐसा सोचेंगे कि टेंशन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है। और कई लोग ऐसा सोचेंगे फ्रिक्शन इधर लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है, एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है। अब सोचने वाली बात ये है कि कौन सा सही होगा, क्योंकि दोनों केस में हमारा आंसर अलग अलग आएगा। तो सोचो आप कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन ए सही होगा कि ऑप्शन बी सही होगा, कौन सा सही होगा। तो देखो मैं बताता हूँ कौन सा सही होगा और क्यों सही होगा। मेन तो क्यों सही होगा वही है। देखो बी वाला सही होगा, क्योंकि देखो फ्रिक्शन क्या करता है, स्लाइडिंग को प्रिवेंट करता है। अब मान लो इधर रस्सी नहीं होती तो एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लगा है। अब रस्सी लगाने से ऐसा तो कोई फ़र्क नहीं आ जाएगा फ्रिक्शन की डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग को प्रिवेंट कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि टेंशन इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि फ्रिक्शन को भी उल्टी डायरेक्शन में लगना पड़ रहा है। टेंशन कैसे बढ़ेगा, जब फ्रिक्शन कम पड़ेगा एम जी साइन थीटा को बैलेंस करने में, इसलिए इसको रेस्ट में रखने के लिए टेंशन इस तरफ लगेगा, तो वो ऑफकोर्स एम जी साइन थीटा से तो कम ही होगा। पहले फ्रिक्शन इसको स्लिप होने से
बचाएगा और बाद में अगर टेंशन की ज़रूरत पड़ी तब टेंशन लगेगा, वरना टेंशन ज़ीरो होगा। ये समझने वाली बात है। इसलिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन यही होगी, इसको स्लाइडिंग से रोकेगा। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या फ्रिक्शन mg sin थीटा को बैलेंस कर पा रहा है, फिर या फिर टेंशन की वैल्यू, टेंशन को लाना पड़ रहा है गेम में बैलेंस करने के लिए। अगर एफ लिमिटिंग ग्रेटर देन mg sin थीटा हुआ, या फिर थीटा जो है वो लेस देन एंगल ऑफ रिपोज हुआ, एंगल ऑफ रिपोज से कम होने पे फ्रिक्शन आसानी से, अगर थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम हो तब फ्रिक्शन आसानी से mg sin थीटा को बैलेंस कर लेगा, तब टेंशन ज़ीरो होगा। लेकिन अगर एंगल ऑफ थीटा जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हुआ, तब टेंशन की वैल्यू कुछ होगी, ज़ीरो नहीं होगी। तो अब देखते हैं, हमें थीटा दिया गया है 30 डिग्री। अब हम एंगल ऑफ रिपोज निकालते हैं। एंगल ऑफ रिपोज को भी हम अल्फा दे रहे हैं, वो tan इनवर्स ऑफ म्यू है, म्यू एस, यानी कि tan इनवर्स ऑफ, हाँ म्यू एस होगा स्टैटिक फ्रिक्शन 3/4 और इक्वल टू, हाँ ये इधर म्यू के मत कर देना गलती से भी, क्योंकि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो म्यू एस एम जी कॉस थीटा होती है, म्यू एस एम जी, म्यू के एम जी कॉस थीटा नहीं होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। इसलिए कई लोग ये गलती कर सकते हैं, मैं बताना भूल गया, कई लोग इसमें गलती कर देंगे म्यू के डाल देंगे, क्योंकि हमें म्यू के नहीं डालना है, हमें म्यू एस ही डालना है, क्योंकि जब हमने म्यू एस एम जी कॉस थीटा को एम जी साइन थीटा के बराबर किया, क्योंकि जो म्यू होता है उस वक्त वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जब स्लाइडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इधर हमने tan इनवर्स ऑफ 3/4 किया, और tan इनवर्स ऑफ 3/4 क्या होता है माय डियर, 37 डिग्री, 37 डिग्री होता है ये अप्रॉक्सीमेट। तो अल्फा बराबर 37 डिग्री। अब जो थीटा है वो अल्फा से कम है, क्योंकि थीटा में दी गया 30 डिग्री और अल्फा 37 डिग्री, यानी कि फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू mg साइन थीटा से बड़ी है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू यानी कि जो फ्रिक्शन है वही mg साइन थीटा है, यानी कि अब टेंशन जो है वो ज़ीरो हो गया, यानी कि स्ट्रिंग में ज़रा सा भी टेंशन नहीं है। और अगर मैं थीटा को 45 डिग्री रखता तब बताने टेंशन क्या था, क्योंकि तब फ्रिक्शन बैलेंस नहीं कर पाता। तब देखो इसमें म्यू के की वैल्यू भी वही है, इस केस में म्यू के बराबर भी 3/4 ही गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करने वाली बात ये है कि अब लिमिटिंग mg, देखो अब हम FBD बनाते हैं। अब टेंशन नॉन ज़ीरो है, फ्रिक्शन इधर है, mg साइन थीटा इधर है, तो यानी कि अरे देखो इसमें एक बात ये भी सोचने वाली है कि जब ये स्लाइड नहीं कर रहा है तब जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, यानी कि अभी ये मूव नहीं करने वाला तो इधर अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन mg साइन थीटा। कोई इधर गलती से, जब मैं अभी गलती करने वाला था, इधर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। तो t प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो ही फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो mg साइन थीटा है, तो t प्लस म्यू mg कॉस थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा। थीटा के लिए 45 पुट करके टेंशन हम निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने कवर किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।